नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राजद्रोह मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने मामले पर सुनवाई टालने की अपील की है, जबकि याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए एक दिन का और वक्त दे दिया। देश में सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इस एक्ट में अब केस दर्ज होंगे या नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 मई तक का समय दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि देश में अभी तक जितने आईपीसी 124 ए एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा। वो राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहे कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक 124 ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने देशद्रोह मामले में अपना रुख बदलने पर भी सफाई दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले कि राष्ट्रहित और देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कार्यपालिका ने ये नया निर्णय लिया है। हालांकि इससे दंड का प्रावधान नहीं हटाया जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए एक दिन का और वक्त दे दिया है। कोर्ट ने लंबित केसों और भविष्य के मामलों को सरकार कैसे संभालेगी, इस पर रुख साफ करने के लिए केंद्र को आज जवाब देना होगा। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई आज देशद्रोह के मामले पर होगी और देखना होगा कि इसमें किस तरीके से आगे मामला बढ़ता है। फिलहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। दीपक राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और पल्लव शर्मा जी वकील हाईकोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले उपाध्याय साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी। देशद्रोह कानून जो लंबे समय से चलता आ रहा है, आजादी के समय से चलता आ रहा है, अब सवाल ये उठा है कि आखिर 75 बरस तक इसे क्यों जारी रखा गया। देखिए, विडंबना है। बहुत सारे कानून नुकसान कानून के तहत 6 वर्षों में 356 और 12 ही साबित है। तो राजनीतिक चलते पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के केस दर्ज करती हैं, जिनकी परिणति इसी तरीके से होती है कि 6 वर्ष में 356 केस में से सिर्फ 12 ही साबित हो पाए, बाकी सब छूट गए। अब केंद्र सरकार भी समय के साथ उसमें बदलाव करना चाहती है। पहले तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन अब सरकार कहती है कि हम उस पर बदलाव करेंगे, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का अपना एक अलग अलग कार्य क्षेत्र है। लोकतांत्र विधायिका जहाँ कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका नहीं कानून के आधार पर न्याय करती है। अब राजद्रोह, देशद्रोह का आपने केस लगा दिया, मैं सजा कोर्ट देगा कि और कोर्ट किस आधार का, जो विधायिका ने कानून बनाया उसके आधार पर सजा दे। अब जब उसमें बदलाव करने के लिए कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार राजी है, तो जो मुकदमे दर्ज हैं उनका क्या होगा। बिल्कुल। और जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक क्या ये केस दर्ज होंगे, या जब एक पुनर्विचार चल रहा है तो मैं समझता हूं कि राज्यों को केस दर्ज नहीं करने चाहिए। इस तरह का भी एक आदेश केंद्र सरकार को देना चाहिए कि भी पुनर्विचार चल रहा है, समीक्षा चल रही है, तब तक कोई भी इस तरह का केस दर्ज नहीं हो। तो न्यायालय क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहता है कि कानून रहेगा, नहीं रहेगा, बदलाव होगा, कितने दिन में होगा। ये असमंजस की स्थिति
न्यायिक प्रक्रिया में देरी करती है और न्याय। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए, केंद्र ने हल्फनामा दिया है, पुनर्विचार कर सकता है या उसमें कोई बदलाव कर सकता है। तब तक यथास्थिति किस तरह रहेगी उसका असमंजस है और कोर्ट उसी पर क्लैरिफिकेशन चाहता है। उस पर क्लैरिफिकेशन केंद्र देगा, इसलिए बताएगा कि ये तब तक कानून स्थगित रखा जाएगा, राज्य सरकार है इस तरह के केस दर्ज नहीं करेंगी। देखिए, होता क्या था कि पहले अंग्रेजों के जमाने में ये सब कानून प्रासंगिक थे। यदि जो भी इस तरह के आंदोलन में हिस्सा ले रहा है उसके बाद को देश को रोका केस लगाकर और उसे बंद कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि ये जो अंग्रेजों के जमाने के बहुत सारे कानून वो प्रासंगिक नहीं, उनको रद्द करने की जरूरत है या पुनर्विचार करके उनमें सुधार की जरूरत है। और वो सुधार करने का या पुनर्विचार करने का जो अधिकार है वो विधायिका को है। केंद्र सरकार शायद इस पर अपना जो पक्ष है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट न्याय या कानून को है न्यायिक प्रक्रिया को जारी रख सके। वो विधायिका की जो भी कानून बनाती है उसको अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कोर्ट उन सब चीजों को देखता है और न्याय। अब ये जो स्थिति बनी है असमंजस वाली, ये कितने दिन में साफ, कोर्ट इससे भी चिंतित। पुनर्विचार करेंगे, कब करेंगे, कितने दिन? एक टाइम फ्रेम में चीजें होती हैं तो तब तक काम करने में आता है। सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है कि वो एक टाइम फ्रेम डिसाइड करे केंद्र सरकार, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया चल। ठीक है, मैं लौटूंगी ये आपके पास उपाध्याय जी। दीपक राय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और सवाल यही कि इतने लंबे समय से एक कानून चल रहा है, इसको आज़ादी के समय में ही जब हमें आज़ादी मिली, क्योंकि ये जो कानून है ये महात्मा गांधी और जो बाकी तमाम जो लोग थे उनके आंदोलनों को दबाने के लिए ये जो कानून है उसका प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। तो जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद या उसके कुछ समय बाद ही क्यों कानून खत्म नहीं कर दिया गया? जी, मुस्कान जी आपने सही कहा। देखिए, ये जो कानून था ब्रिटिश पीरियड में बनाया भी इसलिए गया था, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उसको दबाने के लिए कानून लाया गया कि बिना कोई मुकदमा चलाए आप उनको जेल में बंद कर दीजिए। तो उसका मकसद ये था। तो उसके बाद भी देखिए, जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद भी बात हुई कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए। 1951 में पंडित नेहरू ने एक इनिशिएटिव भी लिया था, लेकिन फिर वो कहीं कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया। आज अगर ये बात उठी है तो बहुत ही मतलब अच्छी पहल है, चाहे कोर्ट से कर लीजिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, इस पर रिव्यू किया जाना चाहिए। देखिए, आज लास्ट अगर 10 साल से देखिए तो ये कानून किस पे लागू हो रहा है, किस पे वो किया जा रहा है। जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, चाहे आप कार्टून देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे कोई कुछ लिख देता है, या फिर हनुमान चालीसा का गाना, तो ये सब इस चीज को बहुत बैड को जो है नुकसान पहुंचता है। उसमें यह था कि देश विरोधी कोई गतिविधियां होती हैं, अगर देश की सुरक्षा के अगेंस्ट कोई काम होता है तब तो ठीक है, देश में कानून लगाइए। अगर छोटी छोटी मुद्दों पे जो कि इसके लिए अलग से कानून है कि आप कानून व्यवस्था की है और भी कानून है कि आप समाज की समरसता को डिस्टर्ब करते हैं, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं चाहे इस तरह करते हैं तो उसके लिए अलग कानून। तो देशद्रोह का कानून लगाना जो है ये चीज गलत है, हमेशा उसका मिसयूज होता रहा है। सबसे बड़ी चीज अगर कन्विक्शन रेट भी देखा जाए तो बहुत कम 0.1 इसका रेट है। 13,000 केसेस में केवल 13 लोगों को जो सजा हुई। तो इस तरह ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुरंत जो है रिव्यू होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी माना है, लेकिन जब कल सिब्बल और तुषार मेहता के बीच जब आर्गूमेंट हुआ तो सिब्बल ने पूछा कि इस पे क्या जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें जो कन्विक्शन होना है चाहे वो होना है, तो उन्होंने तुषार मेहता ने जवाब दिया कि हम इससे सजा का प्रावधान जो नहीं हटा सकते, हम इसको कुछ दूसरा स्वरूप दे सकते, चाहे और भी कोई नाम दे सकते और भी किस तरह से चेंजेस करेंगे, लेकिन उस पर क्या क्या चेंजेस है ये तो आने वाला 1-2 दिन में क्लियर होगा। लेकिन ये जरूरत है कि इस कानून को जो समीक्षा जरूर होनी चाहिए और अगर खत्म करने की जरूरत है तो खत्म भी करना चाहिए।
ठीक है, पल्लव शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बतौर वकील, बतौर अधिवक्ता, आप किस तरीके से इस कानून को देखते हैं और इसकी प्रक्रिया भी समझाइएगा। आप जिस तरीके से अभी इस पर समीक्षा इसकी हो रही है, अभी इस पर विचार विमर्श हो रहा है, तो अब जो नए केस होंगे देश में देशद्रोह कानून के, उनका क्या होगा? पल्लव शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, अभी आवाज आ पा रही है? जी जी। देखिए, देशद्रोह का जो कानून हमारी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है, उसका समय समय पर हर रूलिंग पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हमेशा दुरुपयोग किया है। एक तरफ हम संविधान में प्रावधान करते हैं कि फ्रीडम टू स्पीच है, दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि देशद्रोह। अरे भाई, देशद्रोह का कानून, अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र होता है तो देशद्रोह समझ में आता है। लेकिन अगर आपने किसी रूलिंग पार्टी के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया और उसके बाद देशद्रोह के कानून में आपको अरेस्ट कर लिया गया। अभी कोई साथी हमारे गेस्ट पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि कन्विक्शन का परसेंटाइज इतना कमजोर है। आपने एफआईआर दर्ज कर ली, न्यूज चैनल्स में चल गया, मीडिया में चल गया, फेसबुक पे चल गया कि ये अपराधी है, देशद्रोही है, मीडिया ट्रायल उस गरीब उस बेचारे आदमी की हो जाती है, उसके बाद पता लगता है कि उसको बरी कर दिया गया। तो देशद्रोह के कानून को अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकारें इस्तेमाल करती हैं। इस परंपरा का, इस प्रक्रिया का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए और खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और देशद्रोह का कानून कोई मजाक नहीं है कि किसी भी रास्ते चलते आदमी को आप देशद्रोह के कानून में अरेस्ट कर लो और उसके बाद उसका एक्विटल हो जाए। अगर आप देशद्रोह के कानून में किसी को बुक करते हो, अरेस्ट करते हो, तो फिर न्यायिक प्रक्रिया पूरी चलने के बाद अगर वो बरी हो जाता है तो उस झूठे केस में किसी को फंसाया गया तो उसके प्रति या तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी हो, सरकार ये बताए फिर कि देशद्रोह कैसे हुआ था, ऐसा कौन सा देशद्रोह कर दिया था जिससे वो अपराधी फिर बरी हो गया। इसलिए न्यायिक समीक्षा इसकी हो रही है, बहुत बेहतरीन चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, न्यायपालिका ने वैसे भी समय समय में बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन करवाया है और न्यायपालिका ही है जो इस देश में व्यवस्थित रूप से कानून की प्रॉपर व्याख्या करके व्यवस्थित और सुचारू तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकने लायक बना पा रही है। इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि बिल्कुल न्यायिक विवेचना होनी चाहिए और सरकार को भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के सिटीजन ऑफ इंडिया की लिबर्टी टू स्पीच का ध्यान रखते हुए ईमानदारी सिटीजन के अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए और अपने निजी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ना चाहिए। इसलिए मेरी समझ और मेरा ओपिनियन ये है कि न्यायिक समीक्षा बिल्कुल उचित है और इसमें आमूलचूल परिवर्तन होने ही चाहिए। ठीक है पल्लव शर्मा जी, और इसमें परिवर्तन होने ज़रूरी भी है क्योंकि उपाध्याय साहब, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूँगी। हमने देखा है देश में, अगर किसी के घर के बाहर, किसी के आवास के बाहर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उस पर राजद्रोह का केस हो गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने बोल दिया, उस पर राजद्रोह का केस हो गया। किसी अलग तरीके के उन्होंने आरोप लगा दिए तो राजद्रोह का केस हो गया। लेकिन तस्वीरें वो भी है जब देश में संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, उन पर देशद्रोह का कानून लागू नहीं किया गया था, उन पर नहीं ये धाराएं लगाई गई थी। और जबकि इस कानून में प्रावधान है कि आप संविधान को नीचा नहीं दिखा सकते, अगर आप संविधान का अपमान करेंगे तो आप पर ये देशद्रोह कानून लगेगा। जिस व्यक्ति से बात करें, उन्होंने आपके कॉल को। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब आपके पास इसी सवाल के साथ। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून की कर रहे हैं, जिस पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है और वो इसमें जरूरी भी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार फिर से तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, आपको मैंने रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल देशद्रोह कानून जो
तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया तो वो खुद बीजेपी है। अब जिस तरीके से इस पर बातचीत की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और अब इस मामले में सरकार से इस मामले में पुनर्विचार की बात कही है। आपको बता दें कि अगर कुछ आंकड़े देखे जाएं तो 2010 से 2022 की बात करें तो अभी तक देश में 2022 अभी तक की 2010 के बाद से कुल 867 केस हैं देशद्रोह के, जिसमें से गिरफ्तारियां 13,306 हो गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि मात्र और मात्र 12 लोगों पर जो ये केस है, जो कानून है वो लागू हुआ, 12 लोगों पर दोष सिद्ध हुए और बाकी जो लोग हैं उनको छोड़ दिया गया और बाकी अभी केस जो है वो लंबित हैं। बिहार में आपको बता दें कि पिछले इन्हीं सालों में, पिछले 10 से 11 सालों में बिहार में 171 केस दर्ज हुए, तमिलनाडु में 143 केस दर्ज हुए, उत्तर प्रदेश में 127, झारखंड में 64 और कर्नाटक में 54 केस जो हैं वो देशद्रोह कानून पर दर्ज हुए। लेकिन अब जिस तरीके से देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो चाहे कोई भी हो, जो इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसी पर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। हालांकि सरकार का जवाब इस पर आया कि इस पर हम विचार कर रहे हैं और इसको पूरे तरीके से दोबारा देखा जा रहा है और इसमें कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं और इसके लिए वक्त दिया गया था आज का, और आज अब केंद्र को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट अब पूरे तरीके से सख्त है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोर्ट ने लंबित केसों और भविष्य के मामलों पर भी सरकार को कहा कि जब तक देश में ये कानून पर विचार हो रहा है तब तक के लिए जो लंबित मामले हैं उनको स्थगित किया जाए और नए जो केस आने वाले हैं उनको भी स्थगित किया जाए। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल भी किया है कि बदलाव में सरकार कितना समय लेगी। इसमें आपको बता दें अगर प्रावधान की बात करें तो ये कानून देशद्रोह कब लगता है वो आपको बताएं तो राष्ट्रीय चिन्हों का अगर आप अपमान करते हैं, कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह हो, उसका अपमान करने पर देशद्रोह कानून लगता है। संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश होने पर देशद्रोह का कानून लगाया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नफरत अगर कोई फैलाता है तो उस पर देशद्रोह का जो कानून है, जो मुकदमा है वो चलता है। लेकिन फिलहाल देश में चीजें कुछ इस तरीके की हो रही है कि अगर आप किसी एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बयान देते हैं तब आप पर देशद्रोह का कानून चल जाता है। इस तरीके से दुरुपयोग इस कानून का किया जा रहा है जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज सरकार से जवाब मांगा है। कल भी इस पर सुनवाई हुई थी, सरकार को समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और आज इस पर जवाब मांगा है और पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर इसमें बदलाव में कितना समय सरकार लेगी। तो आज देशद्रोह कानून पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रहित और देश की एकता अखंडता सर्वोपरि है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसी को लेकर आज इस मसले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर खुद संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 7 साल में सिर्फ और सिर्फ 13 ही दोष जो है वो साबित हो चुके हैं। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर संज्ञान लिया, देशद्रोह का कानून जिस पर अलग अलग तरीके से इसका दुरुपयोग करने के आरोप सीधे बीजेपी पर लगते आ रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इससे अछूती नहीं हैं। अब इसमें केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इस एक्ट में बदलाव में आप कितना समय लेंगे, कितना और समय आपको चाहिए और कब इसमें बदलाव किया जाएगा। ये केंद्र सरकार से सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित में देश की एकता अखंडता सर्वोपरि है और उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द इसमें परिवर्तन की जरूरत है और उसी पर हलफनामा देकर, एक एफिडेविट देकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया और केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, इसका परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद इसमें
कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आपको मैंने रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। और सवाल मेरा वही आपसे कि आखिर क्यों इस तरीके से होता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है तो उस पर देशद्रोह का कानून लगा दिया जाता है, हनुमान चालीसा कोई अगर पढ़े तो देशद्रोह का कानून लग जाता है, लेकिन अगर संविधान की प्रतियां फूंक दी जाए तब देशद्रोह का कानून नहीं लगता। तो यही दिक्कत है, विडंबना यही है मुद्दा। कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आता है। और जैसा अधिवक्ता महोदय ने भी बताया, कानून का दुरुपयोग सभी सरकारों ने किया है और कर रही है। इसलिए इसको खत्म नहीं करना चाहते। किसी को प्रताड़ित करना है, उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून लगा के जेल में डाल दीजिए। तो बाद में प्रूव होगा या नहीं होगा तो देखा जाएगा। लेकिन जो एक मानसिक स्थिति विक्टिम की हो जाती है, जिसके खिलाफ आपने देशद्रोह का कानून रद्द करके उसे जेल में डाल दिया, उसकी भरपाई कौन करे? बिल्कुल अंग्रेज दुरुपयोग करते थे और अंग्रेजों ने दुरुपयोग किया। उसके बाद में आजादी के बाद ये कानून खत्म होना चाहिए, लेकिन जो भी सत्ताधारी दल हैं वो इसको खत्म इसीलिए नहीं करना चाहते कि वो सभी इसका दुरुपयोग करें। सुप्रीम कोर्ट कोशिश करता है कि जो इस तरह के कानून होते हैं, इन कानून को स्पष्ट किया जाए, या जो कानून है जो अप्रासंगिक हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। और उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस पर विचार करेंगे, स्थिति स्पष्ट करें। स्पष्टता तो रहे कि भाई कानून रहेगा नहीं रहेगा, विचार करेंगे, कितने दिन में आप इसका विचार करके खाका तैयार करेंगे। क्योंकि सरकार के वकील ने तो कह दिया कि भाई कानून खत्म नहीं करें। इसका मतलब देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह जो लगाते हैं वो कानून खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश। अब वो सुधार क्या होंगे ये तो जब केंद्र सरकार सुधार करेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जनता के द्वारा चुनी हुई जो भी सरकारें होती हैं, एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की पक्षधर होती हैं और दूसरी तरफ कोई भी अगर प्रश्न पूछता है या उंगली उठाता है किसी भी राजनेता के खिलाफ, तो उस पर आप राष्ट्रद्रोह का केस करके उसे जेल में डालते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का भी हनन है और उसी का परिणाम है कि आप प्रताड़ित करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। और जब दुरुपयोग करते हैं तो कोर्ट में वो सिद्ध नहीं हो पाता और कोर्ट उसको बरी कर देती है। लेकिन बात वहीं आके फिर अटक जाती है कि जो व्यक्ति जितने दिन मीडिया ट्रायल में उसका चरित्र हनन हुआ उसकी भरपाई कौन करे? तो न्यायालय निष्पक्ष रहकर केंद्र सरकार से उम्मीद करता है कि वो जल्द से जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करे, जिससे कि न्यायालय की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। दुरुपयोग चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसका भरपूर दुरुपयोग करती हैं। किसी एक पार्टी को क्लीन चिट नहीं दी जाती। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस कानून की समीक्षा हो और जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा हो सके। किसी को अन्य से सभी प्रताड़ित न किया जा सके। बदलाव करके इस तरह का कानून लाया जाए। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जो संविधान की जो भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है या अवमानना करता है संविधान की, लेकिन बहुत सोच समझ कर जस्टिफाई करके ही इस तरह के केस दर्ज हों तो उससे अच्छे परिणाम देखने को
मिलेंगे मुस्कान। ठीक है, दीपक राय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। जी, फिलहाल सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि अब जिस तरीके से 3 सवाल, क्योंकि अभी इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है कानून पर, तो ये जो अब नए जो केस आएंगे देश में उनका क्या होगा? उन पर क्या उन मामलों को देशद्रोह में रखा जाएगा या नहीं? और अगर इस कानून को खत्म कर दिया जाता है तो अभी तक जो लंबित केस हैं उनका क्या होगा? देखिए मुस्कान, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो पुराने जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा? तो सवाल देखिए, इसमें तो अगर मैं तो बहुत अधिक लीगल इसमें वो नहीं हूँ कि अगर कानून खत्म होता तो उस हिसाब से जितने लोग उसमें कानून के तहत जो है बंदी बनाया गया उनको तो छोड़ना पड़ेगा। वो तो एक हिस्सा होता है। दूसरी तरफ ये होता है कि कानून का अगर स्वरूप बदला जाए, प्रावधान से बदला जाए, ये अगर आप जैसे आप पाकिस्तान जिनके किनारे लगते हैं, क्रिकेट मैच अहम का हिस्सा है, तो इसके जो है और भी कानून है उसके अगर केस चल सकता है। तो हो सकता है इस कानून को हटा के दूसरे कानून के जो धारा लगाई जाए और फिर उस पर केस चले, ये भी एक रास्ता अपनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, कानून सभी है लेकिन उनका दुरुपयोग जो है वो रोकना बहुत मुश्किल था। वो चीज जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके हाथ में है कि कानून का कैसे कड़ाई से कड़ाई पालन किया जाए और सदुपयोग हो। अगर आपको किसी को प्रताड़ित करना तो बहुत से ऐसे कानून, किसी को भी कोई भी कानून लगा के उसको अंदर कर दीजिए, प्रूव होना बाद में होता रहेगा, लेकिन तब तक उसका जो है एक मानवाधिकार का जो बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, तब तक उसका सही खनन होता था। उस पर जो है कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि अभी भी बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो 10 साल बाद 20 साल बाद जो है आदमी छूट जाता है, तो उस पर जो है विचार करने की जरूरत है। और इसमें यही है कि देखिए अभी ये है कि अगर कानून खत्म कर दिया जाए तो इस पे कोई और धारा लगा के उस पे जो है कानून मुकदमा चलता रहेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर पूरी तरह से उसको बरी कर दिया जाएगा और रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है दीपक राय जी और उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। पल्लव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। देशद्रोह कानून जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने के आरोप जो हैं वो बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पर भी अब देशद्रोह कानून देश में लगाया जाने लगा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 75 बरस बाद भी क्यों ये कानून जिंदा है, क्यों इस कानून को अभी तक रखा गया है, इसे खत्म क्यों नहीं किया गया? इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ अहम रहने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।